गुरुत्वाकर्षण। आपने 10वीं क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के बारे में, थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो तो पता है क्या कुछ, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण? हाँ, कोई भी द्रव्यमान हो या कोई भी वस्तु हो ब्रह्मांड में, सारी एक दूसरे को अपनी अपनी ओर आकर्षित करती है ना। जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अपना जो ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं होती है ना। आकाशगंगाओं में सौरमंडल होते हैं। अपनी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे या मंदाकिनी, सुना है? मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? मंदाकिनी, है ना, या दुग्ध मेखला भी कहते हैं, है ना। ऐसा लगता है जैसे दूध के छींटे पड़े हो। ब्रह्मांड में से आकाशगंगा को देखते हैं ना, तो ऐसे वाइट वाइट से छींटे लगते हैं। तो सूर्य के चारों ओर जो प्लेनेट चक्कर लगाते हैं उनको ग्रह कहते हैं, है ना। अच्छा, ऐसे ग्रह, ऐसे पिंड जिनके पास खुद के पास अपनी ऊर्जा होती है, जिनके पास खुद के पास क्या होती है? ऊर्जा होती है, और चमकते हैं, उनको अपन तारे कहते हैं, है ना। जैसे अपन रात में आसमान में तारे देखते हैं तो वो खुद चमकते हैं, और जो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं उनको ग्रह कहते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं उनको क्या कहते हैं? ग्रह। जैसे पृथ्वी को अगर ब्रह्मांड से देखा जाए तो ये नीली नीली चमकती है। कैसे चमकती है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ऐसे ये जो सारे तारे और ग्रह आपस में टिके हुए हैं ना, ये सारे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण टिके हुए हैं। किसके कारण टिके हुए? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो द्रव्यमानों के बीच में लगेगा। किसके बीच में लगेगा? दो द्रव्यमानों के बीच में। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, मतलब प्रतिकर्षण नहीं करता। लेकिन आपने चुंबक देखी होगी कभी, चुंबक को अगर एक साइड से पास में लाओ तो आकर्षित करती है, दूसरी साइड से लाओ तो प्रतिकर्षित कर देती है। अरे करती है ना, एक साइड से लाओ तो चिपक जाती है, फिर धक्का मारती है। तो जो चिपक जाता है उसको बोलते हैं आकर्षण, है ना, और जो धक्का मारती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिकर्षण। तो चुंबक हुआ, आवेश हुए, ये सारी चीज़ें आकर्षण भी करती है, प्रतिकर्षण भी करती है। ठीक है, लेकिन जो द्रव्यमान होते हैं हमेशा क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। हमेशा क्या, कौन सा बल लगेगा? आकर्षण का बल लगेगा। इनमें प्रतिकर्षण नाम का कोई बल होता ही नहीं है। ठीक है, तो पहली बात तो कि गुरुत्वाकर्षण बल किसके मध्य लगेगा? द्रव्यमानों के मध्य। किसके मध्य लगेगा? द्रव्यमानों के मध्य। अच्छा, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा? आकर्षण प्रकृति। हमेशा ये खींच रहा होगा, है ना। अपने बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है ना। अपना द्रव्यमान है तो द्रव्यमानों के बीच में क्या लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। लेकिन ये बहुत ही कम होता है, नगण्य योग्य होता है, तो अपने बीच में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर यहीं पर अपन अंतरिक्ष में होते, अपने बीच में कोई माध्यम नहीं होता और अंतरिक्ष में होते और तैर रहे होते, ठीक है, अंतरिक्ष में अगर तैर रहे होते तो अपन एक दूसरे की ओर आकर्षित होते, पास में आते। तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल। हमेशा किसके मध्य लगता है? ये द्रव्यमानों के मध्य लगता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को अपन लिख लेते हैं। पहली बात क्या है? किसके बीच में लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल? द्रव्यमानों के मध्य। द्रव्यमानों के मध्य लगता है। अच्छा, और सदैव आकर्षण का होगा? सदैव आकर्षण प्रकृति का होगा। ठीक है, सदैव आकर्षण प्रकृति का होगा। ये माध्यम पे निर्भर नहीं करता, मतलब अगर दो द्रव्यमानों के बीच में माध्यम नहीं हो हवा हो, पानी हो, तब भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। कहीं पर भी हो, है ना, तब भी क्या लगेगा? गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो किस पे निर्भर नहीं करता? ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। माध्यम पर निर्भर नहीं करता। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे बल होते हैं, जैसे विद्युत बल हुआ, चुंबकीय बल हुआ, ये सारे बल माध्यम पर निर्भर करते हैं। ठीक है, क्या ये बातें ध्यान में रहेगी? अच्छा, अगर गुरुत्वाकर्षण के इतिहास के बारे में थोड़ा देखा जाए कि ये कहाँ से शुरू हुआ, किसने इसकी परिकल्पना दी, तो अगर इतिहास की अगर अपन बात करें तो लगभग 600वीं ईसा पूर्व, है ना, 600 ईसा पूर्व, मतलब बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक अपने भारत में एक गणितज्ञ हुए थे,
है ना, जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। उन्होंने 3 लाइनें कही थी। क्या लाइनें कही थी? कि जैसे आग का काम होता है भस्म करना, आग का काम क्या होता है? जलाना, भस्म कर देती, सब कुछ जला देती। जैसे आग का काम होता है भस्म करना, पानी का काम होता है ठंडा करना या बहना, है ना, पानी बहता है या ठंडक वाली प्रवृत्ति होती है, पानी का काम ठंडा करना। वैसे ही हर अपनी जो पृथ्वी है इसका काम है हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करना। पृथ्वी का काम क्या है? हर चीज को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना। अगर मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकूंगा तो ये वापस कहाँ आएगा? नीचे की ओर आएगा। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व ब्रह्मगुप्त ने ये बात कह दी थी और उन्होंने एक श्लोक कहा था। उनकी एक बुक है ब्रह्म संहिता करके, ठीक है, उसमें उन्होंने एक श्लोक दिया था और उस श्लोक में ये 3 बातें कही थी। क्या बातें कही थी? कि जैसे आग का काम होता है क्या? भस्म करना, है ना, वैसे ही पानी का काम होता है ठंडा करना या बहने की प्रवृत्ति। ठीक है, वैसे ही पृथ्वी का जो काम है वो क्या है? हर वस्तु को अपनी ओर खींचना, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, उनके 500 सालों बाद ब्रह्मगुप्त जब हुए, उन्होंने ये 3 बातें कही और उनके 500 सालों बाद एक और भारतीय गणितज्ञ आए थे जिनका नाम था भास्कर द्वितीय। क्या नाम था? भास्कर द्वितीय। उन्होंने 4 ग्रंथ लिखे हैं गणित के ऊपर, है ना। उनका पहला ग्रंथ है लीलावती, जो उनकी लड़की का नाम है ना। लीलावती एक उनकी ऐसी लड़की थी जिसका दिमाग इतना शार्प था ना कि वो पेड़ पे पत्ते कितने हैं वो गिन के बता देती थी। ठीक है ना, मतलब इतनी महान गणितज्ञ थी। और उनके बीच में उन्होंने उस लीलावती नाम के ग्रंथ में वही लिखा है जो अपनी बच्ची को सिखाया गया है। उन्होंने जो जो बचपन से सिखाया ना वो सारी बातें कहाँ पर लिखी गई है? लीलावती ग्रंथ में। तो भारतीय गणित का पहला ग्रंथ है कौन सा? लीलावती। और भास्कर द्वितीय की पुत्री का नाम है लीलावती। ठीक है, अच्छा, भास्कर द्वितीय ने पहली बार गुरुत्वाकर्षण शब्द कहा था कि पृथ्वी, अच्छा कैसे कहा था? लीलावती ने उनसे कुछ सवाल पूछे थे कि ये जो तारे हैं, सूर्य है, पृथ्वी है, ये सारे किस चीज पर टिके हुए हैं? ऐसे हवा में है ना, तो कोई तो होगा जिस पर ये टिके हुए, नीचे क्यों नहीं गिर जाते? तब उन्होंने कहा था कि ये सारी चीजें गुरुत्वाकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है। इन सबके मध्य कौन सा बल कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों के मध्य सारे तारे, सारे सूर्य, सारा सौरमंडल, सारा ब्रह्मांड, सबके मध्य कुछ न कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस होती है, इनकी अनुपातिक डिस्टेंस होती है ना, सबकी डिस्टेंस है ना, वो एक फिक्स अनुपात पे निर्भर है। सारे गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर टिके हुए हैं। अपनी पृथ्वी हुई, सब किसके आधार पर टिके हुए? गुरुत्वाकर्षण बल। पहले अपन जब पढ़ते थे तो अपना पृथ्वी आपको पता है गोला है। क्या है? गोला है। तो अपन क्या सोचते थे कि ऊपर रहने वाले लोग तो ऊपर रहते होंगे, नीचे रहने वाले लोग नीचे क्यों नहीं गिरते, है ना। लेकिन अगर ब्रह्मांड के रूप में देखा जाए तो वहाँ ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। ऊपर नीचे देखने के लिए कुछ न कुछ सापेक्ष होना चाहिए, है ना। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं ये ऊपर है, ये नीचे है, तो ऊपर वाला है तब नीचे वाला है ना, कुछ न कुछ सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष देख रहे हो? ब्रह्मांड में कोई सापेक्ष नहीं, ब्रह्मांड अनंत होता है। कैसा होता है? अनंत। और ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड की साइज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, ब्रह्मांड की साइज लगातार बढ़ती जा रही, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है। और ये सारे प्लैनेट्स, सारे ग्रह, सारे तारे आपस में बंधे हुए किस बल से? गुरुत्वाकर्षण बल से। क्या बात समझ में आ रही है? गुरुत्वाकर्षण बल अत्यधिक दूरी तक लगता है ना। जैसे अगर मैं चुंबकीय बल की बात करूं तो चुंबक यहाँ पे रखूं और वहां रखूं, कोई बल नहीं लगेगा, उनको बहुत पास में आना जरूरी होगा चुंबक के लिए, है ना। चुंबक के बल जो होते हैं वो सीमित परास के होते हैं, बहुत छोटी दूरी पर लगते हैं, अल्प परास के बल होते हैं, है ना। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल अनंत परास तक लगता है, बहुत ज्यादा दूरियों तक कौन सा बल अप्लाई होता है? गुरुत्वाकर्षण बल अप्लाई होता है ना। और किसके मध्य लगता है? ये द्रव्यमानों के मध्य लगता है। किसके मध्य लगता है? द्रव्यमानों के मध्य। इतनी बात समझ में आ रही? हाँ, तो अपन इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बताया था किसके बारे में? गुरुत्वाकर्षण के बारे में, कि पृथ्वी जैसे आग का काम होता है भस्म करना, पानी का काम होता है ठंडा करना, वैसे पृथ्वी का काम क्या है? सारी चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करना। फिर उनके 500 सालों बाद कौन साइंटिस्ट आए थे? साइंटिस्ट मतलब गणितज्ञ, भास्कर द्वितीय, है ना। उनकी पुत्री लीलावती और उनके समाज में उन्होंने बताया, क्या बताया? कि पृथ्वी और सारे प्लैनेट्स आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। कौन से बल से बंधे हुए? गुरुत्वाकर्षण बल से। उनके 500 सालों बाद न्यूटन अंकल आए। कौन आए? न्यूटन। अरे जानते हो ना, हाँ, न्यूटन के नियम पढ़े अपनों ने। और हर जगह यही बात चलती है कि गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने बताया। उनके सेब गिरने के 1000 साल पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया कि पृथ्वी का काम क्या होता है? हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना।
और न्यूटन अंकल के पैदा होने के 500 साल पहले भी भास्कर द्वितीय और लीलावती संवाद में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि सारे प्लेनेट्स, सारे ग्रह आपस में कौन से बल से बंधे हुए हैं? गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना। लेकिन अपने यहाँ पर संचार सुविधाएं और इतनी अखबारबाजी, इतनी चीज़ें ना होने की वजह से अपन फेमस नहीं हुए, है ना। और नाम किसका है अभी भी किताबों में? न्यूटन का। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। लेकिन वास्तव में क्या है वो आपको पता है? अरे हे, क्या बातें समझ में आ रही है? तो गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के मध्य लगता है, ये बातें ध्यान में रहेगी। अच्छा, सदैव आकर्षण प्रकृति का होगा, दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे, ठीक है। दो द्रव्यमान हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। और किस पर निर्भर नहीं करता? ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता, है ना। चाहे द्रव्यमानों के बीच में पानी माध्यम हो, चाहे द्रव्यमानों के बीच में हवा हो, चाहे और कोई माध्यम भर दो, उनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यहीं पर चुंबक होती या आवेश होते, आवेश और चुंबक के बारे में आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहीं पर अगर चुंबक होती या आवेश होते तो वहां पर फर्क पड़ता, ठीक है। अरे यार, बात समझ में? हाँ, चलो आगे बढ़े अपन। तो सबसे पहले ब्रह्मगुप्त क्या कहा था? जैसे आग का कार्य होता है, क्या कार्य होता है? भस्म करना। पानी का कार्य होता है पानी का कार्य ठंडा करना। वैसे ही पृथ्वी का कार्य क्या है? पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूं न्यूटन से 1000 साल पहले की। जब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था ना, उनसे 1000 साल पहले की बात है। और 1000 साल आप जानते होंगे, एक साल में 11वीं पास हो जाते हैं। मैं 1000 सालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा सुनो आगे क्या हुआ? फेल भी हो जाते हैं? फेल तो नहीं होंगे तुम, इतने तो इंटेलिजेंट लगते हो, शक्ल से लगते हो, बाकी पता नहीं। चलो, उनके बाद आए थे, उनके 500 सालों बाद आए थे भास्कर द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय, भास्कराचार्य द्वितीय। और इनका एक ग्रंथ है, क्या नाम है? लीलावती। लीलावती इनकी पुत्री का नाम है, ठीक है। किसका नाम है? इनकी पुत्री का, है ना। और इनकी पुत्री इतने शार्प माइंड की थी कि वो पेड़ पे पत्ते कितने हैं वो गिन के बता देती थी। इन्होंने क्या कहा था कि सारे ग्रह और उपग्रह व तारे आपस में गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हैं। ये एग्जाम में नहीं लिखना है ना, ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहाँ पूछ ले गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी, आप भास्कराचार्य द्वितीय लिख के आ जाओ, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना। ये सिर्फ अपने हैं, भारतीय है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत प्राउड महसूस हो कि हाँ हम भारतीय हैं, ठीक है। वरना सबको ऐसा ही लगता है कि सर ऐसा कोई भारतीय साइंटिस्ट साइंस में नहीं मिलता जिसका उल्लेख किया गया हो, है ना। लेकिन भारतीय साइंटिस्ट है, बस साइंस में लिखा नहीं गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं, हज़ारों साल पहले लिखा गया है उन्होंने, है ना। तो अपन है प्राउड करने जैसे, क्योंकि अपन भारतीय है, ठीक है। तो प्राउड करना ही है, बाकी एग्जाम में वही लिखना है, ठीक है। वरना पापा प्राउड नहीं कर पाएंगे, फिर नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो ठीक है। तो ध्यान रखना है। चलो हाँ, नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया? सार्वत्रिक क्यों कहते हैं? सार्वत्रिक नियम किसने दिया? ये न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। न्यूटन ने दिया, है ना। न्यूटन के नाम से अपन एक पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। ये चैप्टर अपनों ने पढ़ लिया। अच्छा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक का मतलब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पृथ्वी पे अप्लाई होगा, ये हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। सार्वत्रिक है, यूनिवर्सल है, ठीक है, हर जगह ये अप्लाई। ये कोई द्रव्यमान है m1 और ये द्रव्यमान है क्या? m2, ठीक है। इन द्रव्यमानों के बीच की दूरी मान ले कितनी है? r है।
तो न्यूटन ने बताया था कि इन दोनों द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल, बल को F से लिखते हैं, दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। ठीक है, क्या सार्वत्रिक नियम है? कोई भी दो द्रव्यमान है, दो द्रव्यमानों के बीच में आकर्षण का बल लगेगा, वो आकर्षण का बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा। याद रहेगा। यहाँ से अपने को पता चल गया कि F m1 m2 के तो समानुपाती है और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं कॉमन लेता हूँ या सेट करता हूँ तो कैसे सेट होगी देखना। F जो होगा वो m1 m2 के तो समानुपाती हो जाएगा और r स्क्वायर के क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। आपको पता है समानुपाती हटता है तो नीतांक आता है। ठीक है, यहाँ पर एक नीतांक आएगा जिसको अपन कैपिटल G से लिखेंगे, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये m1 क्या है? ये द्रव्यमान है। m1 क्या है? m2 क्या है? ये भी द्रव्यमान है। r क्या है? किसके बीच की? द्रव्यमानों के मध्य की दूरी, द्रव्यमानों के मध्य की दूरी है। और g क्या है? g है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। g का नाम क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नीतांक। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है ना। इसको अगर लिखे अपन तो क्या कहता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम? कि दो द्रव्यमानों के मध्य आकर्षण का बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रहेगा? क्लियर ना? किसके मध्य लगेगा? द्रव्यमानों के मध्य और आकर्षण का होगा। ये बात भी आ जाएगी इसमें। अरे याद रहेगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। तो यहाँ से F बराबर क्या हो जाएगा? G m1 m2 अपन r स्क्वायर। जी ध्यान रखोगे, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नीतांक है। और ध्यान रहेगा यहाँ पर ये जो G है कैपिटल G, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नीतांक, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। याद रहेगी? कितनी रहेगी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, अच्छा इसका मात्रक अगर निकाले अपन तो आपको पता है F बराबर G m1 m2 अपन क्या होता है? r स्क्वायर। अगर G का मात्रक निकालना है तो उसको उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा? F r स्क्वायर m1 m2 नीचे चला जाएगा, बराबर क्या आ गया? G। अच्छा F का मात्रक क्या? न्यूटन। अरे होता है। R का मात्रक क्या? मीटर। और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और M का मात्रक क्या? किलोग्राम। द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये G का मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? G का मान कितना होता है? याद रहेगा? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये G होता है। अच्छा ये G का मान इतना कम होने की वजह से, -11 का मतलब आप जानते हो 0.0000011 0 और उसके बाद 667 ऐसा है। ठीक है, इसका मतलब होता है -11। ये मान इतना कम है ना, इसकी वजह से अपने बीच में कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है, जैसे अगर मैं निकालूँ, अपन एक एग्जाम्पल से समझे, जैसे आप 100 किलो के, मैं भी 100 किलो का। ठीक है, हालांकि नहीं है, कैलकुलेशन अच्छी हो जाए इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, 100 किलो के दो द्रव्यमान हैं, उनके बीच में 1 मीटर की दूरी ले लेते हैं। कितनी दूरी ली? 1 मीटर की। और कितना बल लगेगा वो अपन निकालते हैं। ठीक है, देखो गुरुत्वाकर्षण बल निकालते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा? G m1 m2 अपॉन
आर स्क्वायर। जी की वैल्यू कितनी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। m1 कितना 100 किलोग्राम, m2 भी कितना 100 किलोग्राम अपॉन आर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अरे क्लियर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर ये। अच्छा यहाँ क्या बचा 100 इंटू 100 10 की घात 4, 10 की घात 4 हो जाएगा। ये 10 की घात 4 10 की घात माइनस 11 में से माइनस होगा, कितना बचेगा यहाँ पे, अरे 7 बचेगा। ये आ गया 6.67 इंटू 10 की घात माइनस 7। अब भी 10 की घात माइनस 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और 10 की घात 7 न्यूटन मतलब 0.00000 कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर कितना 6, फिर 6 और 7, इतना न्यूटन फोर्स अपने बीच में कार्यरत हो रहा है। अगर अपना द्रव्यमान कितना है 100 किलोग्राम है तब जाके, आ रही बात समझ। ये कितना कम है ना। अच्छा इससे ज़्यादा तो वायु फोर्स लगाती है अपने ऊपर। जैसे हवा का जो दाब होता है अपने ऊपर कितना होता है 1 ATM होता है, अरे होता है ना। हवा का प्रेशर अपने ऊपर कितना है 1 ATM, और 1 ATM का मतलब जानते हो 10 की घात 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे 10 की घात 5 न्यूटन का बल लग रहा है। 10 की घात 5 न्यूटन मतलब 1 2 3 4 5, ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख न्यूटन का फोर्स 1 मीटर क्षेत्रफल पे लग रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल से। वो हवा के कारण लग रहा है। किसके कारण लग रहा है, हवा के कारण, है ना। इतना क्षेत्रफल, ये इतना सा बल क्या कार्य करेगा, समझ में आ रहा है। तभी 100 किलोग्राम के द्रव्यमान के 2 लोग अपनी ओर आकर्षित नहीं होते, क्योंकि ये बल इतना कम लग रहा है। आ रही बात समझ में। अच्छा सर पृथ्वी क्यों खींचती है, पृथ्वी भी तो खींचती है। पृथ्वी इसलिए खींचती है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितना द्रव्यमान होगा। आप जैसे 100 किलो के कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पे, आ रही बात समझ में। पृथ्वी का द्रव्यमान इतना ज़्यादा है ना, तब जाके ये जी की वैल्यू थोड़ी -11 को कैंसिल करके वो कुछ न्यूटन, कितना बल आता है अपने पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ए आता है, और इसमें अगर अपन एम का गुणा कर दे तो अपने पास फोर्स आ जाता है। जैसे 100 किलो का है तो 1000 न्यूटन का बल लग जाएगा। अरे बात समझ, त्वरण यही तो होता है जो पृथ्वी आकर्षित करती है। अरे समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है स्मॉल जी, अपनों ने पढ़ा था ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे खींचता है वो, और उसमें अगर एम का गुणा करो तो F बराबर mg हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, यही तो है, यही बल तो है जो पृथ्वी अपने को खींच रही है। जैसे मेरा द्रव्यमान माना 100 किलो है ना, जी कितना 10, तो कितना 1000 न्यूटन से मेरे को नीचे की ओर खींचेगी पृथ्वी। क्यों इतना न्यूटन से क्यों खींच रही है, क्योंकि ये पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है। अच्छा पृथ्वी की जगह सूर्य होता तो क्या होता, और ज़्यादा स्पीड, और ज़्यादा तेज से खींचता। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा प्लेनेट है उतना ही ज़्यादा खींचने का बल ज़्यादा होगा। अगर सूर्य की जगह पृथ्वी की जगह चंद्रमा होता तो चंद्रमा बहुत धीरे खींचता है, क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है ना। चंद्रमा पर G/6 होती है त्वरण की वैल्यू, कितनी होती है G/6। अगर आप यहाँ पर 1 मीटर लंबा कदम रखते हो ना, तो वहाँ पर 6 मीटर लंबा कदम रखोगे उतना ही फोर्स में। वहाँ पर अपन ऐसे चलते ना, वहाँ पर ऐसे चलते कूदते कूदते 2-3 फलांग में वहाँ पे पहुँच जाओगे। समझ में आ रहा है ना। चंद्रमा पर ऐसे चलते क्योंकि चंद्रमा कम खींचता है अपनी ओर, समझ में आ रहा है। अरे आ रहा है। अच्छा कम खींचता है इसीलिए तो गैसें नहीं है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर गैसें क्यों नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पता है ना आपको। चंद्रमा पर जैसे अपने यहाँ पर सांस लेने की सारी गैसें विद्यमान है, हवा भी चल रही है, पंखे भी चल रहे हैं, वहाँ पर हवा ही नहीं। 1 सेकेंड में किसी की स्पीड 11.2 किलोमीटर आए तो वो अपने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल सकता है कोई भी कण। 1 सेकेंड में कितनी स्पीड आनी चाहिए 11.2 किलोमीटर। आ रही बात समझ में। लेकिन चंद्रमा पर जो पलायन चाल है ना वो पृथ्वी की 1/6 है। कितनी है 1/6, और वहाँ पर इतनी चाल तो गैसों के पास ही होती है। जो नॉर्मल गैसें घूमती है ना उनके पास ही इनकी इतनी चाल होती है, तो वो वैसे ही पलायन वेग से बाहर निकल जाती है। आ रही बात समझ में। इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि पृथ्वी ज़्यादा फोर्स से खींच रही है तो गैसों को खींच के रखा है यहाँ पर, तो अपना पूरा वायुमंडल बन गया है। ठीक है, अपने पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। अरे है ना, बहुत सारी परतें अपनों ने पढ़ी है, बहुत सारे मंडल पढ़े, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अरे पढ़े ना, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल पढ़े होंगे आपने 10वीं क्लास में। हाँ, तो ये सारे मंडल किस लिए निर्मित हुए, क्योंकि अपने पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी को गैसों को खींच रहा है, तभी तो गैसें विद्यमान है, तभी तो बादल है, बादल को भी अपन खींच रहे हैं। अरे बात समझ। और चंद्रमा पर क्यों नहीं है, क्योंकि चंद्रमा पर खींचने की पावर इतनी है ही नहीं, तो गैसें वैसे ही भाग जाती है। अरे बात समझ। तो अगर चंद्रमा पर वायुमंडल करना हो तो क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा का द्रव्यमान बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा का द्रव्यमान बढ़ाना। चंद्रमा का द्रव्यमान बढ़ा के इतना कर दो कि पृथ्वी के बराबर हो जाए, तब जाके वहाँ पर क्या आएगा, वायुमंडल आएगा। यहाँ से मिट्टी खोद खोद के चंद्रमा पे ले जाओ तुम लोग, ठीक है, 1500-1600 साल तक ले जाओ, तब भी नहीं होना। अरे समझ में आ रहा है।
हाँ, तो चंद्रमा पर वायुमंडल पॉसिबल ही नहीं, इसलिए वहाँ पर स्पेस सूट पहन के जाना पड़ता है ताकि गैसें अपने पास रहे, है ना। अगर इन गैसों का अपने पास प्रेशर नहीं होता, अपने ऊपर, शरीर के ऊपर गैसों का प्रेशर है, कितना प्रेशर है, 1 ATM के बराबर। कितना प्रेशर है, और 1 ATM का मतलब कितना होता है, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब अपने 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 10⁵ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर ये नहीं होता तो अपने हार्ट से जो ब्लड पंप होता है ना, वो इतना फास्ट होता है कि बाहर निकल जाता, इतनी स्पीड से ब्लड पंप करता है। आ रही बात समझ? आपको पता है गर्मी में नाक से खून आते हैं, नखरोई चलते हैं, क्यों चलते हैं, कारण सुना है कभी? क्योंकि आपको पता है गर्मी कब पड़ती है, तो आपको पता है गर्मी जैसे पड़ती है ना, तो गैसें गर्म होकर ऊपर उठती है, गैसों की प्रवृत्ति होती है। कोई भी गैस गर्म होगी तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। आप देखो, आप खाना गर्म करो तो गैस हमेशा कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और जाती है ना, तो गैसों की प्रवृत्ति होती है गर्म होकर कहाँ जाना, ऊपर जाना। अगर ज़्यादा गर्मी है तो यहाँ आसपास की सारी गैसें ऊपर चली गई, और उठ के ऊपर चली गई, तो अपने आसपास का वायुमंडलीय दाब क्या हो गया, कम हो गया। और वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो नाक के यहाँ पर अपनी एक वेसल्स होती है, उसकी ओपनिंग होती है, ओपनिंग मतलब खुली वेसल्स है, सिर्फ एक झिल्ली है। अब वो प्रेशर नहीं लग रहा है, वायुमंडलीय दाब नहीं लग रहा है, दाब नहीं लग रहा है, तो यहाँ से जो हार्ट का दाब लगाना वो इतना तेज लगाना कि ब्लड बाहर आ गया। आ रहा है समझ में? जैसे अपन ठंडा करेंगे वापस से रिकवरी होने लग जाएगी। तो ये इसलिए अपने नखरोई चलते हैं, नखरोई कहते हैं ना अपन, नाक से खून आने को, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि गैसें है ही नहीं, गर्मी के कारण गैसें सारी ऊपर चली गई, गैसें ऊपर चली गई तो वायुमंडलीय दाब कम हो गया, और वायुमंडलीय दाब कम हो गया तो हार्ट ने जो प्रेशर लगाया वो बहुत ज़्यादा है। वायुमंडलीय दाब अगर नहीं हो तो अपनी नसें फूट जाए, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है हार्ट का, ठीक है, इतनी फास्ट पंप करता है अपना हृदय। आ रही बात समझ में? तो ब्लड बाहर आ जाता है, यहाँ पर ओपनिंग होती है वेसल्स की। तो ये समझ में आया गुरुत्वाकर्षण बल का क्या महत्व है पृथ्वी पर। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो अपन भी नहीं होते, क्योंकि अपने को कौन खींचता, फिर अपने को नहीं खींचते तो गैसों को नहीं खींचते, और गैसों को नहीं खींचते तो हवा कैसे चलती, ऑक्सीजन कैसे आती। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, हाँ। तो ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी के बराबर द्रव्यमान वाले, या जहाँ पर ऐसे ग्रह जिनका द्रव्यमान पृथ्वी के बराबर है, लगभग बराबर या पृथ्वी से ज़्यादा है, उन पर जीवन संभव हो सकता है। इसलिए तो अपन दौड़ दौड़ के मंगल पे जा रहे हैं, है ना, मंगल ग्रह पे मंगलयान भेज रहे हैं, ये भेज रहे, वो भेज रहे। मंगल पृथ्वी का समझाते, मतलब पृथ्वी जैसा ही एक ग्रह है, द्रव्यमान वगैरह, आकृति वगैरह पृथ्वी जैसी है, ठीक है। तो वहाँ पर सोचते हैं कि जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि वो गैसों को खींचेगा, ठीक है, खींचेगा, इतने ही बल से खींचेगा, तो वहाँ पर वायुमंडल संभव हो सकता है। तो मंगल पर रहने की संभावना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें।